हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर 3, 2025 के करंट अफेयर्स। ऑलराइट, जो भी आपके जो प्रीमियम न्यूज़पेपर्स हो गए हैं, चाहे द हिंदू है, ट्रिब्यून है, हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, चाहे हिंदी का दैनिक भास्कर है, कोई भी न्यूज़पेपर हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके प्रिलिमिनरी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो HAS का है, चाहे वो नायब तहसीलदार का है, चाहे वो अलाइट का है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सारी न्यूज़ का जो कंपाइलेशन है आपको इस वीडियो में जाके देखने को मिलेगा। जो भी सीरीज़ हमारी है ये, इसमें आपको ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्टिवली बहुत अच्छा इसका कंपाइलेशन आपको पढ़ने को मिलेगा। ऑलराइट, और ये सभी एग्जाम में आपको हेल्पफुल भी रहेगा। ऑलराइट, सबसे पहले हम शुरू करते। देखिए, ये हमने कल भी जाके न्यूज़ पढ़ी थी कि जो पेपर लीक वाली जो न्यूज़ होगी, हमने पिछले दिन का जो करंट अफेयर्स था हमने उसमें जाकर डिस्कस किया था, और ये अलग अलग न्यूज़पेपर में जाके न्यूज़ छपी भी है, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो गया है, चाहे वो ट्रिब्यून हो गया है, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो गया है, तो सभी में जाके ये जो खबर छपी हुई है। देखो, ये जो लॉ हो गया ना, जो गवर्नमेंट ने एक जो कानून बनाया है, उसमें आपने 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो चीटिंग हो गई है, एक एबेटिंग चीटिंग हो गई है, और एक लीकिंग हो गया है। ठीक है ना, ये जो शब्द हो गया एबेटिंग चीटिंग, चीटिंग से समझ गया आप, जो नकल करना हो गया। ठीक है ना, और एबेटिंग चीटिंग का मतलब हो गया कि नकल करवाना। ठीक है ना, यह आपको एनकरेज करना। ठीक है ना, किसी एस्पिरेंट को एनकरेज करना नकल करने के लिए, कोई भी हो गया। ठीक है, और पेपर लीक करना। ठीक है, पेपर लीक करना, या पेपर लीक करने वाली चाहे कोई एजेंसी होगी है, चाहे कोई कोचिंग सेंटर हो गया है, चाहे कोई इंडिविजुअल है। ठीक है ना, तो उन सब चीज़ों को यहाँ इन इस तरह की जो चीज़ें हो गई है, इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए ये जो लॉ है ये लाया गया है। ये आपका जो GS2 हो गया, उसका जो यूनिट 2 है, सब यूनिट 3, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये। ऑलराइट, जो बिल है उसका नाम है HP पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2025। देखो, कानून जो है ये क्यों लाया गया। सबसे पहली बात, आपने पिछले काफ़ी टाइम देखा होगा, जो SSC हमीरपुर बोर्ड था, ठीक है ना, उसमें लीकिंग के जो इश्यूज़ आए थे। ठीक है ना, पुलिस पेपर लीक हुआ था, न जाने कितनी तरह की चीज़ें हो गई है, चाहे वो चीटिंग के केसेस हो गए हैं, पेपर लीक करवाया जा रहा है। तो अभी भी एक मेरा ख्याल अभी शायद अभी जनवरी की मार्च की बात है, जहाँ पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उन्होंने कहा था कि कोई इंग्लिश का पेपर लीक होने की कुछ इस तरह की एक बात आई थी। तो इस तरह की जो सारी सिचुएशन है, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये वाला बिल पास किया है। ऑलराइट, देखो, इसलिए कि एक कारण एक ये भी है कि जैसे देखो, जो माल प्रैक्टिसेस जो हो गई है, ठीक है ना, तो इस वजह से क्या होता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, फिर अगले पेपर को करवाने में डिले होता है। ऑलराइट, तो इस वजह से क्या होता है, जो एस्पिरेंट्स हो गए हैं, तो उनके जो प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं दे गेट कॉम्प्रोमाइज। तो इसलिए जाकर जो है, इस पूरे सिस्टम को फेयर करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशंस में इस कानून को लाया गया है। ऑलराइट, तो इसमें ये चीज़ देखी जाएगी कि जो ये इंश्योर किया जाएगा कि जो प्रोसेस है, जो रिक्रूटमेंट है, वो मेरिट बेस्ड होनी चाहिए, किसी भी तरह की इसमें चीज़ें नहीं आनी चाहिए। और चाहे पेपर लीक हो गया, चीटिंग हो गई, जो मैंने आपको जाके चीज़ बताई। ठीक है, तो इसके जो की प्रोविजंस हो गए, एक तो ये मैंने आपके साथ कल भी जाके डिस्कस किया था, वैसे इसको आज भी हम डिस्कस कर लेते हैं पूरा डिटेल में। जो पेनल्टीज़ होगी इंडिविजुअल्स के लिए, 3 से 5 साल की पेनल्टी रहेगी, और उसको 10 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और एक ये नॉन बिलेबल ऑफेंस भी है। ऑलराइट, और जो ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स हो गए, चाहे वेंडर्स हो गए, जो एग्जामिनेशन वगैरह भी कंडक्ट कराते हैं, अगर वो किसी तरह का ये वाला काम करते हैं, लीकिंग वगैरह का, चीटिंग करवाते हैं, ठीक है, तो उन पे फाइन जो है 1 करोड़ का जाके लगेगा। ऑलराइट, और जो एग्जामिनेशन की जो कॉस्ट होगी ना, वो भी वही लोग बेयर करेंगे, चाहे वो कोई कोचिंग सेंटर, चाहे वेंडर्स हो गए, ये लोग इसको बेयर करेंगे। ऑलराइट, और 4 साल तक का जो बैन है वो इन पे पूरा लगेगा। ठीक है, तब तक वो कोई भी किसी तरह का जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है वो कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं। और इसकी जो अगर कोई ऑफिशियल इन्वॉल्व है, ठीक है ना, चाहे कोई सीनियर ऑफिशियल है, चाहे कोई डायरेक्टर हो गया, तो उसको जो है 3 से 10 साल तक की जो सज़ा है वो दी जाएगी। और इस पूरे मामले को जाकर कोई जो DSP रैंक का जो ऑफिसर होगा या उससे ऊपर होगा, वो इस पूरे मसले को इन्वेस्टिगेट भी करेगा। ठीक है, और गवर्नमेंट चाहे तो इस केस को जाकर वो किसी बड़ी एजेंसी को भी जाकर वो ट्रांसफ़र कर सकती है।
ठीक है जी। तो जो कहने का जो मतलब हो गया, इसमें जो सारी चीज़ें जाकर जो निकल कर आती है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क जाके बनाया जाएगा कि इस तरह के जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि बच्चों के जो प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, बच्चों का जो एक एस्पिरेशंस होती है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, और जो तैयारी करने का जो मोमेंटम होता है वो इस बीच टूट भी जाता है। तो न जाने कितने ऐसे बच्चे भी होंगे जो लायक होंगे इस कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के, लेकिन अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो वो जो तैयारी का जो एक मोमेंटम वो कहीं ना कहीं बिगड़ भी जाता है। ठीक है जी। तो ये जो सारी चीज़ें जो आपको इसमें ये वाली चीज़ें मिलेंगी। और दूसरा जो है जो सेंटर का जो लॉ बना हुआ है, ठीक है, जो ये पब्लिक एग्जामिनेशन जो एक्ट 2024 का बना हुआ है, ये उसके साथ भी अलाइन करता है ये। ऑलराइट, तो ये थी एक ये वाली इंपॉर्टेंट न्यूज़। इसके अलावा और भी जो कुछ कानून हैं जो पास हुए हैं, एक है लिवाइंग टैक्सेस ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स एंड ऑन रोड्स। ठीक है ना। कोई देखो इसमें तो सिर्फ इतनी सी बात है कि जो आउटस्टैंडिंग टैक्सेस हो गए उसको रिकवरी करने के लिए ये जो कानून है इसको लाया गया है। ठीक है। एक और है रजिस्ट्रेशन बिल। ये मैंने आपको ये चीज़ मैंने ऑलरेडी ये पिछले करंट अफेयर्स में डिस्कस कर दिया था कि जो पेपरलेस जो रजिस्ट्रेशन हो गई है, ठीक है, कि ये मैंडेटरी कर दी जाएगी इसके थ्रू, और आपको जो है जो फिजिकली वहाँ पे अवेलेबल नहीं होना पड़ेगा, ऑनलाइन जो सारी कार्रवाई है वो चीज़ कर दी जाएंगी। इससे क्या होता है कि जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन रहती है। किसी तरह की, जैसे आमतौर पर जब हम फिजिकली कहीं जाते भी है तो कुछ ना कुछ ये करप्शन वगैरह का भी रहता है, कहीं पैसा वैसा देना पड़ता अपने काम के लिए। तो अब आपको यहाँ से जब आप ऑनलाइन कोई चीज़ कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ों करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, तो उन सब चीज़ों को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए ये वाला जो लॉ है लाया गया है। ठीक है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिल है जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज बिल। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये ना एक्चुअली में जो कानून लाया गया है इसमें इट इज़ टू स्ट्रेंथन ग्रास रूट गवर्नेंस। ग्रास रूट लेवल पे गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए, ग्रास रूट लेवल पे करप्शन को रोकने के लिए। ठीक है ना। दो चीज़ ध्यान रखना आपने इसमें, गवर्नेंस होगी उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, और जो करप्शन हो गया उसको रोकने के लिए ये जो कानून है लाया गया। करप्शन के ग्रास रूट लेवल पे कैसे, जो पंचायत के प्रधान हो गए, चाहे वाइस प्रधान हो गए, कोई भी हो गया, जो चाहे बीडीसी मेंबर हो गया, जिला परिषद हो गया है, ठीक है, तो जो पंचायती राज में इस तरह के बदलाव की कोई ना कोई अगर वो किसी तरह के करप्शन में इन्वॉल्व है तो वो दोबारा से कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। इसमें जाके जो पेनल्टीज़ है वो भी लगाई गई है। देखो इसमें इसमें आप भी पढ़ सकते हो यहाँ पे, की प्रोविजंस ऑफ द अमेंडमेंट, करप्शन पेनल्टी हो गई है। कोई भी अगर किसी भी मामले में जाकर कोई करप्ट पाया गया है, ठीक है ना, तो वो जो है अगला चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ठीक है ना। ही विल बी बार्ड फ्रॉम रीकंटेस्टिंग पंचायत इलेक्शंस। ठीक है। और ये आपको ये नेक्स्ट पॉइंट है बार ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये जो है ये पंचायत के मेंबर्स को, ठीक है, ऑफिस बेयरर्स जो भी हो गए, एम्प्लॉयज़ और पार्टिसिपेट, किसी भी तरह का वो ठेका नहीं ले सकते हैं। ठीक है। कोई भी जो ठेके हो गए, कमीशन होगी, वो नहीं ले सकते हैं। जो पंचायत से रिलेटेड जो काम हो गया वो उसमें हिस्सेदारी नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, तो एक तो ये वाली चीज़ हो गई है। और फिर ये इसमें डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द ऑफिस। देखो अगर ये वाला जो ये सबसे पहली बात कि अगर वो इस तरह की चीज़ों में पाए जाते हैं तो वो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है ना। और ये किसके तहत है? सेक्शन 202 भारतीय न्याय संहिता। देखो मैंने आपको ना पिछली क्लास में जो पिछला जो वीडियो था मैंने उसमें भी जाके आपको बताया था कि इसमें इसको जो नए क्रिमिनल लॉज है उसके साथ अलाइन करने के लिए भी इसमें प्रोसीजर इसमें ऐड किया गया है। ठीक है ना। हालांकि आएंगी चीज़ें आगे वो भी, ठीक है, जो BNS हो गया उसके साथ इसको जोड़ा गया है। तो उसके तहत जो है इसका जो सेक्शन 202 है उसके तहत उसको जो ऑफिस से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जो पंचायत सेक्रेटरीज हो गए उनको इनकी पावर थोड़ी बढ़ा दी गई है। ठीक है, कि जो एरियर जो पैसा जो लेना होता है, जो टैक्स ये लगा पाते हैं, जो पंचायत के पास जो पावर्स होती है पैसा इकट्ठा करने की, ठीक है ना, तो वो जैसे ये हो गए, जो टैक्सेस हो गए, रेंट्स हो गए, वाटर रेट्स हो गए, ठीक है, तो वो बेसिकली करके जो है उसकी जो पावर होगी पंचायत सेक्रेटरी को दे दी गई है। ठीक है ना, इस बिल के थ्रू। ये मैंने आपको ये पिछली क्लास में जाकर डिस्कस कर दिया था। अलाइंस विद द प्रोविजन ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ठीक है ना, जिसमें जाकर जो है जो प्रधान जो हो गया उसकी पावर भी बढ़ा दी गई है कि पब्लिक न्यूसेंस को वो उसमें वो एक किस्म का जज होएगा। ठीक है ना, उस चीज़ को जाके वो सॉर्ट आउट करेगा। क्रिमिनल ट्रेसपासिंग हो गई है। कोई भी जो चोरी का कोई मसला होगा जो 250 रुपये तक का होगा, ठीक है ना, उसमें जाके दैट मैटर विल बी एडजुडिकेटेड बाय द प्रधान और पंचायत। ठीक है जी। और जो कोई भी पब्लिक प्लेसेस का जो मिसकंडक्ट हो गया उसको भी जाके यही लोग देखेंगे।
ऑलराइट। तो इसके साथ जाकर जो है टैक्सेशन जो लिमिट हो गई है वो बढ़ा दी गई है, द अपर लिमिट फॉर जो लोकल टैक्सेस हो गए हैं, ठीक है ना, उस पर जाकर जो 50% से 100% कर दी गई है। हालांकि इस पर जाके विधानसभा में एक सवाल भी उठा था कि ऐसे करके तो, लेकिन उस पर जो ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगी, ठीक है ना, तो इस तरह का कोई करप्शन वाली जो इस तरह की चीज़ आने की संभावना कम हो जाती है उसमें। नेक्स्ट है शानन प्रोजेक्ट। हमारा परियोजना वापस लेने के लिए सरकार ने टॉप वकील नियुक्त किए, सुप्रीम कोर्ट में 17 सितंबर को होगी सुनवाई। देखो अब इसमें ना आप एक चीज़ को समझो, जो पहले तो आप ये देख लेते हैं पहले न्यूज़ एक्चुअली में है क्या है। देखो जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हिमाचल में लगाए गए हैं ना, उन लोगों ने देने हैं 1177 करोड़ रुपए, इतना 1 करोड़ है ये बेसिकली करके, ठीक है ना। ये हिमाचल प्रदेश ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया उनको देना है इन प्रोजेक्ट ने, ठीक है ना। मामला है क्या है, देखो जो ये आईपीपी हो गया ना, आईपीपी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स 20 है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो उन लोगों ने जो प्रदेश का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया उसको 1177 करोड़ यानी 1100 मोटा मोटा 80 रख लो, ठीक है ना, 78 रख लो, तो इतना पैसा जाके देना है। जो गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या काम किया हुआ है, इनके लिए सर्विस की है, इन्वेस्टिगेशंस की, जो डीपीआर होगी प्रोजेक्ट की वो जाके बनाई, ठीक है। तो उसका जो पैसा देना था अभी तक नहीं दिया हुआ था। मामला कहाँ पे जाके, इवन जो बसपा प्रोजेक्ट हो गया, बसपा प्रोजेक्ट ही 874 उसने ही इतना पैसा देना है। मामला कहाँ पे जाके अटक जाता है, जो इंटरेस्ट रेट का जो एक मसला हो गया, ठीक है ना, वहाँ पे जाके कोई आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, तो इस वजह से जाकर जो है ये मामला चला गया कोर्ट में, ठीक है ना। फिर गवर्नमेंट ने एक चीज़ ये भी कही, रिवर्जन ऑफ द शनान प्रोजेक्ट। देखो सबसे पहली बात शनान प्रोजेक्ट का ध्यान रखना है। जो शनान प्रोजेक्ट है ये कौन से रिवर पर है, ठीक है ना। चलो वैसे मैं रिवर का नाम नहीं बताऊंगा, रिवर का नाम आपने कमेंट में जाके बताना कि कौन सी रिवर पर है, लेकिन आपको बता देता हूँ कि ये ना, जब देखो ये 1966 के बाद, हालांकि देखो हुआ क्या एक्चुअली में कि एक ना 1999 साल की लीज़ थी, ठीक है ना, उस लीज़ के तहत जो ये पंजाब गवर्नमेंट के पास है, ठीक है जी, पंजाब गवर्नमेंट के पास 1966 में जब पंजाब अलग स्टेट बन गया, हिमाचल अलग बन गया, तो जो लीज़ है ये कैरी फॉरवर्ड हुई, पर ये पंजाब के पास ही रही। लेकिन अब जो है ये जो लीज़ होगी मार्च 2024 को ये जो लीज़ होगी पूरी हो गई थी, वो 99 साल पूरे हो गए थे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमारा प्रोजेक्ट हमें वापस कर दो, ठीक है ना, हमारी सीट के अंदर है, अब इसकी देखरेख हम करेंगे। लेकिन 1966 में एक इंटरिम ऑर्डर निकला था, उस इंटरिम ऑर्डर में जाकर जो है ये किसके पास दिया गया था, पंजाब का जो इनका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया ना, PSPCL, तो उनके पास अभी ये उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। तो अब उसकी भी जाके सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है, सितंबर 17 का उसमें जाके केस है, ठीक है। तो एक इस तरह की चीज़ इसमें, और एक ये भी हो गया यहाँ से भी कुछ पैसा लेना है, जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड हो गया, ठीक है ना, इसका भी केस अभी सुप्रीम कोर्ट में जाके लगा हुआ है, सितंबर 10 के लिए केस लगा हुआ है। तो इस तरह के जाके इसमें आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसमें यही न्यूज़ थी जो हमने जाके जिसमें जाके चीज़ें पढ़नी थी, ठीक है ना। शनान प्रोजेक्ट का ध्यान रखना, आपने कमेंट में जाके लिखना है कि शनान प्रोजेक्ट जो है कौन से रिवर पे जाके बना हुआ, मंडी में आपको लग जाएगा पता कौन सी नदी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए, तो नेक्स्ट वी हैव इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये वाला जो आर्टिकल हो गया है, दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला आर्टिकल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें जाकर क्या है कि हिमाचल इन पेरिल, क्लाइमेट चेंज अनलीश फ्यूरी ऑन देवभूमि, ठीक है। देखो इसमें क्या चीज़ है, ये ना मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो GS3 का भी जो सिलेबस हो गया उसमें जाके इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसमें आर्टिकल में पहले आपको थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ। इसमें लिखा हो कि लैंडस्केप कल्चर को, जो हिमाचल हो गया है, लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है, कल्चरल रिचनेस है, फेवरेबल क्लाइमेट है, जिस वजह से जाके जो एक बड़ी एक अच्छी डेस्टिनेशन बनाता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो कुलभूषण उपमन्यु उन्होंने जाके यहाँ पे चीज़ें मेंशन की हुई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे फ्रूट ऑर्चर्ड्स है, तरह तरह के जो फ्रूट्स है यहाँ पे जाके उगाए जाते हैं, वेजिटेबल्स हो गई है, जिस वजह से जो लोकल लाइवलीहुड है उसको सस्टेन भी करता है ये, ठीक है। फिर ये भी कहा कि देखो एक टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त जगह है, ठीक है, कि इतनी बारिश होगी, इतनी ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन तब भी जाकर जो है न जाने हज़ारों की तादाद में जो श्रद्धालु है वो जो पिलग्रिम्स हो गए वो अपने जहाँ पर जाना चाह रहे दर्शन के लिए लोग पहुँच रहे। जैसे मैंने आपको मणिमहेश की यात्रा भी बताई थी कि 15,000 लोग पहुँच गए इस बरसात में भी वहाँ पे, अदरवाइज इससे भी ज़्यादा नंबर होता है वहाँ पे, ठीक है जी। तो ये कहना चाहते हैं, तो एक्चुअली में है क्या चीज़ है। तो अब कुछ वक्त में जाकर हमने देखा है कि जो क्लाइमेट चेंज हो गया है
इतना ज़बरदस्त डिज़ास्टर आपने देखने को मिला। 2023 में आपने कितना देखा, इवन 17-18 में भी, चाहे सूखे की मार भी आप उसको डिज़ास्टर में देखेंगे, चाहे बरसात हो रही है, बर्फ़ नहीं पड़ रही है, वो भी डिज़ास्टर है बेसिकली, ठीक है ना। आग लग रही है जंगलों में, सो दैट ऑल इज़ द पार्ट ऑफ, और जो इसको हम डिज़ास्टर में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो फ्लड्स हो गए हैं, क्लाउड बर्स्ट हो गए, लैंडस्लाइड हो गई, इतनी तरह की चीज़ें आ गई, लोगों के घर उजड़ गए हैं, ऑर्चर्ड्स हो गए हैं, क्रॉप फील्ड्स हो गई है, प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी को इतना ज़्यादा नुकसान अभी रिसेंटली देखने को मिला है, ठीक है। तो ये हिमाचल में बेसिकली करके ये हो क्यों रहा है ऐसे, ठीक है, इसके कारण क्या है। तो ये मेंस के लिए हमारे पास जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके बाद आप आर्टिकल को भी डिस्कस कर देना, इसको पढ़ लेना बेसिकली, ठीक है ना। तो एक देखो, एक तो वेदर इवेंट्स है बिल्कुल इंटेंसिफाई हो गया है, बारिश ज़्यादा है, ठीक है ना, बर्फ़ कम है, ऑलराइट। तो जो आपने ये चीज़ हमने देखी होंगी कि जो हिमालयस हो गए वो गर्म बहुत तेज़ी से होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो रेनफॉल होगी, अब देखो ऐसा भी हो गया कि जब बर्फ़ पड़नी है तो वहाँ पे जाके वहाँ पे जाके फिर बरसात होती है। तो इसने भी जाकर थोड़ा सा जो है जो वेदर कंडीशंस है इसको ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है ना। जहाँ पे हायर ऑल्टीट्यूड में बर्फ़ होनी थी वहाँ बारिश हो रही है, तो एक पैटर्न जो है उसको बिगाड़ दिया है, समझ गए ना चीज़ें। तो एक तो चीज़ ये होगी, तो इस वजह से जाकर जो है दिस हैज़ डिस्टेबलाइज द माउंटेन स्लोप्स, एक चीज़ हो गई है। इंटेंस शॉर्ट क्लाउड बर्स्ट तो एक आम सी बात होगी, हालांकि ऐसा नहीं कि इस बार ही हुआ, लेकिन हमेशा से होते जा रहे हैं। लेकिन अब तो आपको जो है समर जो है वो बेसिकली करके चल ही रहे होते हैं, आपको फिर भी कहीं ना कहीं जो है एक जो क्लाउड बर्स्ट की न्यूज़ हिमाचल में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है जी। तो इस तरह की चीज़ें हो गई है। तो एग्रेवेटेड मानसून फ्यूरी, ये तो हमने देख ही लिया कि कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है हर साल जाकर। देखो अभी भी 300 प्लस से 300 मतलब कि 324-25 तो परसों के न्यूज़ बनी थी, हो सकता है 330-35 जो है डेथ्स अभी तक हो गई हो हिमाचल में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम ये इतनी पिछले कुछ सालों में इस तरह की एक्टिविटीज़ ये रूटीन में चलती जा रही है, ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या है ये, ऑलराइट, यहाँ पे क्वेश्चन है वाई। ये तो चलो एक इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन अब समझते हैं वाई। ह्यूमन फैक्टर्स एक्सेजरेबेट्स क्लाइमेट इम्पैक्ट्स, लोगों ने खुद ही जाकर जो है नेचर को नुकसान पहुंचाया है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा बना दिया, अब आपने देखा होगा कि लैंडस्लाइड हो रही है, ठीक है ना, जो रोड टूट रहे हैं। तो अब आप ये चीज़ भी देखोगे कि जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो देखो किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, जस्ट ये कि आपको बनाना है, ठीक है ना। आपने शिमला का तारा देवी का एक केस देखा भी होगा जो सुप्रीम कोर्ट में लगा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हिमाचल गायब हो जाएगा नक्शे से। आपको पता है कि इतना ज़्यादा हिमाचल नुकसान खा चुका है और आगे होने की संभावना भी है, लेकिन जस्ट ये कि आपको थोड़े से पैसे अपने बनाने हैं, आपको अपनी जेबें भरनी है। तो आप चाहते हो कि जो तारा बेल्ट की जो तारा देवी शिमला की जो ग्रीन बेल्ट है उसको ओपन कर दो कंस्ट्रक्शन के लिए। इवन कि कितने सारे सर्वेज हो रखे जिसमें ये बोला कि जो शिमला की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, उसके ऊपर ही लोगों ने इसमें जाके कंस्ट्रक्शन की हुई है। फिर भी लोग चाहते हैं कि नहीं 2 मंजिल नहीं, हम चाहते हैं कि आप 4 मंजिल कम से कम अलाउ करो हमें बनाने के लिए, ठीक है जी। तो एक तो ये वाली कहानी होगी इसमें। तो ये है जो इस जो रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन होगी, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन है बेसिकली, ठीक है। जो वाटर लॉगिंग उससे बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से जो फ्लड वाली जो सिचुएशन होगी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर लोगों के सीपेज हो जाएगा, घर गिर जाएंगे। तो इस तरह की कंडीशन जो है देखने को मिलेंगी। अनसाइंटिफिक हिल कटिंग फॉर प्रोजेक्ट्स लाइक 4 lanes, ठीक है। ये तो चीज़ आप देख ही रहे हो कि आपने इधर जो सोलन वाला एरिया होगा वहाँ पे देखना, सोलन की जो मिट्टी वो ऑलरेडी पोरस है, तो आपने वहाँ पे जाके 90 डिग्री में ताने पहाड़ काट रखे हैं, ठीक है। तो उस तरह का एक अनप्लान्ड और अनसाइंटिफिक तरीके से जाके काम होगा तो वो तो ऑब्वियसली बात है, वो तो फिर नेचर ने तो अपना रोल प्ले करना ही करना है। तो उस वजह से जाकर जो है उस जगह को आपने और ज़्यादा वल्नरेबल बना दिया। इस वजह से जो कंस्ट्रक्शन की भी होंगी उसका भी नुकसान हो जाएगा, जो भी डेली एक्टिविटीज़ है डिसरप्ट हो जाएंगे। आपने देखा भी हिमाचल में चाहे ये 4 लेन वाला जो काम इधर जो कीरतपुर टू मनाली हो गया है, कितना ज़्यादा इसमें जाके नुकसान हुआ, करोड़ों का नुकसान इसमें जाके हो चुका है और हर साल होता जा रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, तो इवन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है उन्होंने भी कहा कि भाई जो ये अनप्लान्ड अर्बन एक्सपेंशन है इस वजह से हो रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से जो स्लोप्स है वो कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी 2025 जो मैं आपको ये बता रहा था, ये वाला जो तारा देवी वाला जो केस बता रहा था, इसमें भी जाके ये बताया कि
जो ये जो रेकलेस एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस होगी, ये डिज़ास्टर की तरफ ही हिमाचल को लेके जाएगा और हिमाचल ख़त्म हो जाएगा इस तरह से। फिर डिफॉरेस्टेशन होगी, जंगलों का कटान इतनी तेज़ी से चला हुआ है, ठीक है। अब जंगलों के कटान में हम ये नहीं बोलेंगे लोकल्स काट रहे हैं, गवर्नमेंट के भी कितने सारे प्रोजेक्ट्स के लिए जो है जंगल का कटान किया जाता है। आपने अभी जो बिजली महादेव वाला जो प्रोजेक्ट है, आपने उसमें भी जाके देखा, लोकल लोग मना कर रहे हैं कि हमने नहीं कटवाना है, लेकिन डिस्पाइट दैट गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई नहीं, इसको जाके वो डेवलपमेंट के नाम पे जो है लोगों का ही नुकसान हो रहा है, तो सस्टेनेबिलिटी का ही नज़र नहीं आएगी आपको इसमें, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन ड्राइवन डिजास्टर्स, तो ये तो इसमें जाके ये तो चलो ये डेवास्टेटिंग लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स, ये तो चलो रिसेंट एग्जांपल्स भी दे सकते हो, फ्लैश फ्लड हो गया है, ठीक है ना, लैंडस्लाइड्स हो गए हैं, न जाने कुल्लू है, मंडी है, शिमला है, हर जगह आपको इस चीज़ देखने को मिल रही है, और डेथ्स हो रही है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, प्राइवेट है, पब्लिक है, हर तरह का नुकसान हो रहा है। तो लॉस ऑफ लाइवलीहुड, लोगों की जाने जा रही है, ठीक है ना, ह्यूमन सेटलमेंट्स गायब हो रहे हैं, ये एग्रीकल्चर लैंड को नुकसान पहुंच रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है ना, लोग बेसिकली करके लोगों के घर खत्म हो गए, और इस वजह से जाकर जो टूरिज्म के जो टूरिज्म सेक्टर उसको और इंफ्रास्ट्रक्चर उसको तो कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, और अल्टीमेटली दैट इम्पैक्ट्स द स्टेट्स इकोनॉमी। रास्ते बंद है, रोड बंद हो गया, ठीक है ना, रोड बंद है तो जिस वजह से जाकर जो एप्पल ग्रोवर्स हो गए वो उनकी फसल घर पे ही पड़ी हुई है, ठीक है ना, तो अब वो ख़राब हो जाएगा, सेब राइप हो जाएगा, तो जब मार्केट तक नहीं पहुंचेगा तो वो तो फिर बिकेगा ही नहीं, तो नुकसान किसका है, उस इंडिविजुअल का भी है, स्टेट की इकोनॉमी का भी नुकसान है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें हो गई है। तो एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रोड्स, वाटर सप्लाईज, ये सारी जो चीज़ें हैं ये लगातार रिपीटली डिसरप्टेड, लगातार ये इन जो सारी जो सेवाएं होगी अवरुद्ध होती जा रही है। तो आगे होना क्या चाहिए, देखो इस चीज़ के लिए जो रीथिंकिंग डेवलपमेंट कि एक जो लोग आम लोगों के बीच में जाकर एक्सपर्ट्स हो गए हैं, आम लोग हो गए, ये चीज़ बताते कि भाई जो हिमालयस हो गए, जो भी यहाँ पे काम करना है दैट शुड बी साइंस लेड, इकोलॉजिकली सेंसिटिव होना चाहिए, क्लाइमेट रिजिलेंट होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, आपको ऐसी टर्म्स मेंस में लिखनी ज़रूरी है, ठीक है नहीं। तो नेक्स्ट है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स। देखो जो भी जैसे 4 लेन्स वाली बातें छोड़ दो, आपको इस पर दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आप ज़रूरी थोड़ी 4 लेन बनाओ, इसका एक ऑल्टरनेटिव रोप्स भी तो है, ठीक है, रोप वेज हो गया, आप वो जाके बनाओ। अगर आपको लग रहा है कि जहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लक्स है वहाँ के लिए रोप वेज बहुत अच्छे वाले बना दो, रोप वे से तो कोई नुकसान ऐसा है नहीं है, ठीक है ना। अब रोप वे ऐसा भी नहीं बनाओ कि ना जहाँ पे पेड़ की भारी तादाद में जाके काटा जाए, लेकिन जहाँ पे तब पहाड़ काटे जाने और जो कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हो, ठीक है ना, वहाँ के उस इकोलॉजी के साथ, उस इकोसिस्टम के साथ, तो वो तो फिर नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है ना। तो दिस ऑल रिक्वायर्स अ पॉलिटिकल विल, ये गवर्नमेंट को देखना होगा। अगर इन सब चीज़ों को इग्नोर करेंगे, ठीक है ना, तो आप एक बहुत बड़े इकोलॉजिकल डिजास्टर के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है इलीगल माइनिंग थ्राइविंग इन हमीरपुर अंडर नोज। देखो ये इलीगल माइनिंग वाले, ये भी डिजास्टर से रिलेटेड चीज़ है। इलीगल माइनिंग वाला जो चीज़, देखो कहीं ना कहीं जो लोगों को नुकसान हुआ माइनिंग की वजह से भी लोगों को बहुत, क्योंकि जो रिवर जो इधर उधर गई ना, लोगों के घर तक भी पहुंच गई, तो कहीं ना कहीं इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ दिन को भी हो रही, रात को भी हो रही है। तो ये खबर एक्चुअली में जाके थी कि हमीरपुर सुजानपुर में जाकर ये जो है एक न्यूज़ आई, हालांकि ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, हम इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम बात करेंगे इलीगल माइनिंग इन हिमाचल प्रदेश, इसके इन्वायरमेंटल, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ठीक है जी। अब हमने ये चीज़ देखी होगी, देखो रिवर के आसपास, ठीक है ना, ये देखो इस तरह की इस वाले एरिया से जाके माइनिंग की जाएगी, ये कहीं ना कहीं रास्ता यहाँ से होगा, लेकिन लोगों ने ये सारा का सारा एरिया जो है ये माइन करके इतना इसकी हालत ऐसी कर दी, मतलब कि बिल्कुल जो रिवर बेड हो गया बिल्कुल चौड़ा कर दिया उसको, ठीक है ना। तो जब आएगा फ्लड तो वो तो लोगों के घर तक ऐसे कर आराम से पहुँच जाएगा, समझ गए ना चीज़ें। तो रिवर सिस्टम डैमेज, जो रिवर बेड्स हो गए, बैंक्स हो गए, उनको डैमेज किया जाता है, ठीक है ना। और ये आप जो ब्यास रिवर पे बहुत ज़्यादा देखोगे, अनचेक्ड सैंड एंड ग्रेवल एक्सट्रैक्शन इंक्रीजेज द रिवर डेप्थ एंड स्पीड। अब जहाँ पे आप मान के चलो कि जैसे एक ये रिवर का रास्ता है ये वाला, यहाँ पे कोई हैबिटेशन है और आपने यहाँ पे जाके माइनिंग कर दी, ठीक है ना, माइनिंग कर दी, तो इससे क्या होगा कि एक यहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे पानी इस तरफ ज़्यादा आएगा क्योंकि गड्ढा सा भी आपने कर दिया है, ठीक है ना। तो जो रिवर की जो डेप्थ होगी थोड़ी बढ़ा दी, तो इस वाले एरिया को इरोड करना शुरू करते, तो यहाँ पे जो सेटलमेंट थी उसको जाके खतरा होना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से आप जो इकोसिस्टम हो गया आप उसको भी जाके नुकसान कर रहे हो,
वहाँ पे, क्योंकि अलग अलग तरह की स्पीशीज़ है, बर्ड स्पीशीज़ है, एनिमल स्पीशीज़ है, रेप्टाइल्स है, ना जाने कितनी तरह की चीज़ें जो है नदी के पास होती है। तो उससे आप जो है यू आर डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इस वजह से सॉइल इरोजन होगा, फिर वजह से आपको बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होगा, फिर अल्टीमेटली आपको जो है नेचर की फ्यूरी देखने को मिलेगी। और ये इसी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, जो मिनरल रिसोर्सेज हो गए, आप उसको जाके नुकसान पहुंचा रहे हो, और जिस वजह से इन्वायरमेंटल हेल्थ है वो डिसरप्ट हो रही है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है जी। और इसी वजह से ये भी है कि जो छोटे छोटे जो सोर्सेज पानी के वो भी ख़त्म होने शुरू हो गए हैं, और वाटर टेबल ड्राई होता जा रहा है। ठीक है ना, इस तरह की आप जो सिचुएशन है, आप जैसे जो पालमपुर वाली जो जगह है वहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया, जैसे मैंने आपको ये चीज़ कही है अभी, इलीगल माइनिंग से जो है, तो जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया उसको भी थ्रेटन करता है ये। ठीक है, कोई ब्रिज बना हुआ है नदी के ऊपर, ठीक है ना, कोई प्रोटेक्शन वॉल लगी हुई है, ठीक है ना, कोई इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स लगे हुए हैं, तो वो उसको जाकर जो है, जैसे कोई पुल बना हुआ है यहाँ पे जाके ये जो पोल्स बने हुए, तो वो ये आप खोदोगे तो ये सारा खतरे में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें, लैंडस्लाइड एंड हैजर्ड्स, ये तो आपने देखा ही होगा चीज़ें, कि कुछ एरिया जैसे कीरतपुर मनाली वाले जो रोड में, इसमें आपने देखा कितना ज़्यादा जो रोड रास्ते बंद हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है ना, और ऑब्वियसली बात, जैसे मैंने आपको ये कहा था, एक सेटलमेंट है, कोई गांव है यहाँ पे जाके, तो पब्लिक सेफ्टी के लिए तो इशू खड़ा हो गया ना। फिर ये लोगों के घर हो गए हैं, लोगों के खेत हो गए हैं, लोग जहाँ पे टहलने के लिए जाते हैं, जो पब्लिक स्पेसेस होगी, तो वो तो सारी इसमें नुकसान में चलेगी। ठीक है ना, वल्नरेबल हो जाएंगी सारी जगहें। फिर ये इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, एक कुल मिला के सारी चीज़ें बनती है। रेवेन्यू लॉस है, ठीक है ना, इलीगल काम है, तो जाहिर सी बात है जो गवर्नमेंट को पैसा मिलना चाहिए वो किसी और के पास जा रहा है। ठीक है ना, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, इससे बढ़ भी रहे माफिया, माइनिंग माफिया, दादागिरी दिखाकर जो इस तरह का काम करेंगे। ठीक है ना, डराएंगे, थ्रेट देंगे, और अगर कोई शिकायत करता उसको जाके मारेंगे भी। ठीक है, तो फ्लडिंग ऑफ फार्म लैंड्स, ये तो जैसे है ही है, मंडी वगैरह में ये चीज़ हो क्या रहा है। ठीक है ना, ये इसी वजह से तो हो रही है चीज़ें। ये करप्शन हो गया, करप्शन तो बढ़ ही रहा है। खैर, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट का इस पर जाके रिस्पॉन्स है क्या है, जो चैलेंज जो अब जो पेनल्टीज़ हो गई है उसको बढ़ा देना चाहिए। ठीक है ना, मल्टी डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन, ये मेंस के लिए आता है, ये सारा मेंस के लिए है वैसे ये वाला ना, उसको बढ़ा देना चाहिए। जो सेंसिटिव एरियाज़ हो गए, रेगुलरली उसको जाके चेक करना पड़ेगा। जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको कॉन्टिन्यूस वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी उन पर्टिकुलर एरियाज़ की। ठीक है ना, एक कंप्लेंट सेल उसका इसके लिए बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, जहाँ पे जाके जो इलीगल माइनिंग की शिकायत की जाएंगी, और ये जो रात की जो माइनिंग है इसको कम्प्लीटली रोक दिया जाए। ठीक है, तो ये थी आपकी इसमें जो है जो न्यूज़ होगी, तो इसी वजह से हम बचा पाएंगे अपने जो इस तरह के नुकसान है। नेक्स्ट है मतलब, चलो ये तो न्यूज़ अलग है, तो चलो देखो ये जो नेचर की फ्यूरी है इसको तो हम कितने दिनों से देख ही रहे हैं। डेथ का टोल 341 हो गया, लेकिन यहाँ पे न्यूज़ है NHAI। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो जो NHAI हो गया ना, ये एक्टिवली इंगेज्ड है, जो रोड हो गया है। देखो अब इसने बोल दिया कि भाई हम जो कीरतपुर वाला जो रोड हो गया है, कीरतपुर पंडो कुल्लू मनाली वाला जो कॉरिडोर हो गया, NH21 में आता है ये। ठीक है ना, इसको रिपेयरिंग पे शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देखो NHA काम करता क्या है, ये NHA बेसिकली करके बना था 19, ये प्रिलिमिनरी के लिए ध्यान रखना, प्री के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो 1988 में तो कानून बना था, लेकिन इसने काम कब से शुरू किया अपना, 1995 से। फोर्स में कब आया ये कानून फोर्स में कब आया, 1995 में जाकर। काम क्या है NHAI का, रोड डेवलपमेंट होगी, रोड मेंटेनेंस होगी, रोड मैनेजमेंट होगी, रोड रेगुलेशन, कोई भी जैसे जो टैक्सेस जो ये करता है ना आपका, टोल वगैरह, वो सारी जो चीज़ें होगी है, ये सारा कौन दिखता है, ये सारा किसके अंडर रहता है, NHAI के अंडर। ठीक है जी, और NHAI जो मिनिस्ट्री होगी वो कौन सी होगी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड ट्रांसपोर्ट हो गई है। ठीक है ना, जिसके मंत्री गडकरी जी है, तो ये वाली होगी है। नेक्स्ट है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लाइट्स कैमरा लर्निंग, IFFS इंट्रोड्यूसेस बचपन। देखो जो बचपन एक ऐसा प्रोग्राम है, ये ना बेसिकली करके जब ये जो 10th IFFS लास्ट ईयर भी हुआ था 2024 में, तब भी जाकर ये वाला प्रोग्राम है, तब भी इनिशिएट किया था, तो इसको कंटिन्यू किया हुआ है। ठीक है ना, ये बच्चों के लिए है एक ऐसा प्रोग्राम, ताकि बच्चों को ना इंस्पायर किया जाए, बच्चों को एनकरेज किया जाए। ठीक है ना, जहाँ से जो उनको अपनी जो कल्चरल अवेयरनेस हो गई है, ठीक है ना, उसके लिए, ठीक है ना, उनके जो आइडियाज़ हो गए हैं, ठीक है ना, उसको भी मतलब कि एक जगह दी जाएगी, उनको भी जाके स्पेस दिया जाएगा।
ठीक है ना, और जो डायरेक्टर्स हो गए, फिल्म मेकर्स हो गए, उनसे उनकी इंटरेक्शन वगैरह करवाई जाएगी, समझ ना। तो एक कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि इंसान देखो ऐसा तो है नहीं कि आपको जॉब ही करनी है, अलग अलग तरह के, जब इस तरह की जो क्रिएटिविटी की तरह भी बच्चों को लेकर जाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं एक जो आपका जो दायरा चीज़ों का बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं, सिर्फ बचपन ध्यान रखना है आपने इसमें नाम ना, ठीक है ना। और बाकी कुछ इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको इसमें जाके चीज़ें याद करनी, बस बच्चों के लिए कोई भी चीज़ आ जाती है कि चाइल्ड डेवलपमेंट में जाके चीज़ें क्या हो रही, तो एक आप इसको भी जाके एक एग्जांपल दे सकते हो कि भाई जो IFFS है इसने ये वाला जो प्रोग्राम इनिशिएट किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है दलाई लामा रिटर्न्स आफ्टर लद्दाख तिब्बतन डेमोक्रेसी डे। देखो ये चीज़ क्या है, सबसे पहली बात जो तिब्बतन डेमोक्रेसी है क्या चीज़ है। देखो जो सितंबर 2 हो गया हर साल का, ठीक है, उस दिन जो इसको तिब्बतन डेमोक्रेसी डे के तौर पे मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है इसको पहले देख लेते हैं। तिब्बतन डेमोक्रेसी रेफर्स टू फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है ना, ऑफ द CTA, सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन। ये है क्या चीज़ है, आप ऐसे मान के चलो जो सरकार होगी ना तिब्बत की, उसको बोलते हैं तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। ये कहाँ पर रहती है, धर्मशाला में। अब इनका भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इनकी भी अपनी एक बॉडी बनी हुई है, ठीक है ना, जैसे एक डेमोक्रेटिक सेटअप बना हुआ है। तो उसमें आपको लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा, उसमें आपको उसमें पहले लेजिस्लेचर, इसमें एग्जीक्यूटिव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, उसमें आपको जुडिशरी देखने को मिलेंगी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से देखने को मिलेंगी। ऑलराइट, तो सितंबर 2 देखो क्यों है, क्योंकि जब 1959 में ना दलाई लामा जी, जो 14 दलाई लामा तब के थे, तो जब वो आए थे इधर, ठीक है, तो 1960 में जाकर उन्होंने भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाया, एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल करके ऐसे सेटअप बनाया, और उसके बाद जो है सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे बनाया गया। जब उसके इलेक्शन हुए, जब लोगों ने ओथ ली, तो तारीख कौन सी थी, वो सितंबर 2, तो उसको बोला जाता है तिब्बतन डेमोक्रेसी डे, ठीक है ना। ये 1960 से शुरू हुआ, ठीक है, बल्कि 75 के आसपास की बात है जब इन्होंने फिर इसको अनाउंस भी कर दिया कि भाई हम इसको इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है जी। तो इसमें जाकर देखो एग्जीक्यूटिव भी है, लेजिस्लेचर भी है, जुडिशरी। देखो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, चलो तिब्बतन डेमोक्रेसी क्योंकि हमारे हिमाचल में है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस लिहाज से मैंने इसको इंपॉर्टेंट समझा, ठीक है ना। इसके एग्जीक्यूटिव ब्रांच को कहा जाता है कशाक। कई बार प्रीलिम्स में आ जाते हैं कुछ इस तरह की टर्म्स आ जाती है, क्या चीज़ है ये, हालांकि इसके पर्टिकुलर तो नहीं पूछेंगे, लेकिन एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए हमें, हमारी स्टेट में भी तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। जो मतलब कैबिनेट हो गया ये, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस को बोला जाता है कशाक। कशाक को जो हेड करता है उसका नाम है सिक्योंग, एक इनका पॉलिटिकल लीडर होगा, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल लीडर ध्यान रखना, इनके दलाई लामा नहीं है, उनका नाम है पेम्पा सेरिंग। इलेक्टेड आदमी, इलेक्टेड बंदा होता है, बल्कि अभी इलेक्शन वगैरह भी इनके होने हैं, ठीक है ना। पेम्पा सेरिंग है, तो वो आगे कलोन्स, मतलब कि आगे और 7 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे, इनको, हाँ, इसमें पूरी काउंसिल में जाकर नॉमिनेट करेंगे उसको, ठीक है। लेजिस्लेटिव ब्रांच होगी जिसको TPAI बोलते हैं, ठीक है ना, तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल, ठीक है ना। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना, उसके 45 मेंबर, ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं, तो चलो वैसे आप साथ डिस्कस करो, लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान रखो इसमें जाके। सितंबर 2 को तिब्बतन डेमोक्रेसी डे मनाते हैं, 1960s में इसको अनाउंस किया गया था, ठीक है ना। हालांकि इसको एक इसका जो रेगुलेशन जो है 75 के आसपास तब शुरू कर दिया था इसको। तो इसमें ये जो कशाक टर्म हो गई है, सिक्योंग टर्म हो गई, इसको ध्यान रखना है आपने इसमें, ठीक है ना। जुडिशरी ब्रांच भी इनकी जाकर जो भी उनके कोई केसेस वगैरह जो तिब्बतन लॉज हो गए उसको जुडिशरी इंटरप्रेट करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट है गवर्नमेंट कमिटेड टू प्रोवाइडिंग रिलीफ टू एवरी रेन हिट पर्सन। सरकार ने, देखो सबसे पहली बात, सरकार ने ये कहा कि भाई लोगों को ज़मीन दी जाए, जो फॉरेस्ट लैंड है लोगों को दिया जाए। अब फॉरेस्ट जो है ये चीज़ क्या है, जो फॉरेस्ट हो गया, देखो सबसे पहली बात ये प्रिलिमिनरी के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका जो पॉलिटी वाला जो पार्ट हो गया है, यानी कि जो आपका जो GS2 का पार्ट है मेंस का, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो जो फॉरेस्ट हो गया है ये सब्जेक्ट है कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है ना, 42nd अमेंडमेंट से। अदरवाइज उससे पहले ये स्टेट लिस्ट का हिस्सा था, ठीक है जी। कंकरेंट का मतलब समझते हो ना, कि जो सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, वो इस पर कानून बना सकते हैं, ठीक है। अगर स्टेट के कानून के ऊपर सेंटर कोई अपनी बात मनवाना चाहे तो सेंटर की ही बात चलेगी, फिर इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है, ओके। तो फॉरेस्ट अब पहले किस में आते थे, स्टेट लिस्ट में, अब किस में आते हैं, कंकरेंट लिस्ट में। कब, 42nd अमेंडमेंट के बाद, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला क्या, जो CM सुक्खू ने बोला क्या, उन्होंने कहा कि देखो जो फॉरेस्ट, जो FC हो गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया, देखो न्यूज़ में काफ़ी टाइम से भी अलग अलग चीज़ों के लिए भी न्यूज़ में है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो कानून हो गया ना, बेसिकली ये जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, कि भाई फॉरेस्ट का काम, जो फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ होंगी वहाँ पे किसी भी तरह की नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होगा। यानी कि वो कहता है, ये जो कानून कहता है कि किसी भी तरह का एनक्रोचमेंट नहीं होगा, किसी भी चीज़ के लिए नहीं होगा।
अगर काम करना है तो फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ वहाँ पे जाके करो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये जो कानून हो गया है ये कहता है कि भाई डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल नहीं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किसी भी तरह का नहीं किया जाएगा इसमें जाकर। ठीक है ना, और नॉन फॉरेस्ट पर्पस, जैसे मैंने आपको कहा, ये किसी भी तरह की इसमें कोई गतिविधि नहीं होगी। एक केस है इंपॉर्टेंट है, गोडा वर्मन का केस है 1996 का, जिसमें कोर्ट ने ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि फॉरेस्ट को फॉरेस्ट ही रखा जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कि इसको थोड़ी, इसकी डेफिनेशन थोड़ी ब्रॉड कर दी कि भाई जो जंगल की तरह भी दिखता है ना, वो भी जंगल का हिस्सा है, उसको भी जाके प्रोटेक्ट करना है। तो डेफिनेशन इसकी एक्सपैंड कर दी बेसिकली। ठीक है ना, और इलीगल जो डिफॉरेस्टेशन हो गया है ये सारा, इसको कह दिया कि इसको ख़त्म, इसको कंप्लीटली बैन करो। ठीक है ना, बड़े स्ट्रिक्टली जाके सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला था। ये इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है सीएम एश्योर्स हाटी कम्युनिटी ऑफ गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू ये एसटी। देखो हाटी कम्युनिटी आपको पता होगा, हाटी का मसला क्या चला हुआ है। देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखो इस साल के जनवरी 2024 की बात करता हूँ। 2023 में क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डन कर दिया कि भाई जो हाटी कम्युनिटी है उनको एसटी का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें पॉलिटिक्स क्या हुई। तो 2024 में क्या कर दिया, जब ये गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि चलो हम कर देंगे, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कहा, तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में स्टे दे दिया, इस पर स्टे लग गया इसके ऊपर कि भाई इनको नहीं दिया जाएगा ये जो कोटा हो गया। ठीक है ना, कोर्ट ने क्या कहा, मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस। ठीक है ना, अब इस मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस का मतलब क्या हो गया, उन्होंने कहा कि डिस्क्रिमिनेटरी है भाई, ये हाई कोर्ट ने कहा ये। ठीक है ना, ये इरेशनल है, ये चीज़ जायज़ नहीं है, उन्होंने ये कह दिया। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि कहते हैं जो डोमिनेंट कास्ट होगी ना, जैसे ब्राह्मण्स हो गए, राजपूत, वो भी तो है इसमें। ठीक है, तो वो तो उनके तो अपने एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स वो तो लेते आ रहे हैं, तो अब तो उनको एक एक्सेप्शनल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, तो इनको बाहर करना पड़ेगा इसमें। ठीक है ना, तो ये गलत है। उन्होंने कहा कि भाई ये डिस्क्रिमिनेटरी है अगर आप ब्राह्मण्स राजपूत को इसमें जाके रखते हो। ठीक है, अब आते हैं जुलाई 2025 की बात करते हैं। जुलाई 2025 में जो हाटी कम्युनिटी हो गई है, जो इनकी जो सेंट्रल कमेटी हो गई है, ठीक है ना, तो उन खुमड़ी बोल देंगे उसको एक्चुअली, चलो आगे भी जाके पढ़ेंगे हम इसको। तो उन्होंने ना वो गवर्नमेंट से जाकर, स्टेट गवर्नमेंट से जाके मिले, उन्होंने कहा कि यार आपने तो कुछ किया ही नहीं हमारे लिए, आपने तो ये जो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया कानून। ठीक है ना, और इस वजह से जाकर जो है जो बहुत तरह के जो फ़ायदे हम लोगों को मिलने तो रुक चुके हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको जाकर स्कॉलरशिप वगैरह मिलनी थी, ठीक है ना, उनका करियर इस वजह से इम्पैक्ट हो रहा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2024 में कहा कि भाई देखो हम तो चलो इसको डन कर देते हैं, ठीक है, लेकिन आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, जो शेड्यूल कास्ट हो गया ना, वहाँ के जो शेड्यूल कास्ट है उनको इसे अलग कर दो। ठीक है ना, उनको एक्सक्लूड कर दो फ्रॉम द न्यूली डेजिग्नेटेड एसटी लिस्ट। तो इस वजह से क्या हो गया कि जो, ठीक है, कि उनको सिर्फ अपने जो एससी बेनिफिट है वही मिलेंगे, उसके अलावा नहीं मिलेंगे। जो एसटी स्टेटस वाले जो बेनिफिट है उनको नहीं मिलेंगे। अब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा इस पर, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो घुमा दिया ना सारी चीज़ें। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये तो गलत है चीज़ है, ये तो उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है ना, तो हम तो चाहते हैं कि भाई उनको भी जो है एसटी के जो बेनिफिट्स है उनको मिलने चाहिए। तो उन्होंने ये कही, ये वाली। और इस वजह से वहाँ का जो दलित शोषण मुक्ति मंच है, ठीक है ना, उन्होंने भी कहा कि भाई देखो हमारे साथ तो गलत है, और ये जो कोर्ट ने ठीक बोला कि जो ब्राह्मण्स हो गए, राजपूत हो गए, इन लोगों ने तो हमेशा डोमिनेट किया है। ठीक है ना, लोग मतलब कि अपनी इन्होंने मनमानी की हमेशा से जाकर, अगर हिस्टोरिकली भी देखें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है इसमें देखने को मिली। तो एक ये वाली कहानी इसमें जाके रही। तो ये जो मामला ना ये अब अड़ गया है बेसिकली। अब ये जो कुछ लोग हैं यहाँ पे जाके जो सीएम साहब से मिले, तो उन्होंने भी जाके ये चीज़ कही कि भाई हमारा जो है आप मामला प्रोसीड करें प्लीज़, ये तो कोर्ट में जाके फंस गया है। ठीक है ना, तो इसको जाके देखो प्लीज़, ये स्टेट अब हमारी तरफ से जाके पैरवी करे। डन ये चीज़। अब समझते हैं कि हाटी कम्युनिटी है क्या चीज़ है। आपने देखोगे जो सिरमौर का जो एरिया हो गया, देखो ना, एक पहले इस चीज़ को ऐसे समझ लेते हैं, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जो लोग वहाँ पे जो वेजिटेबल ग्रो करने वाले लोग हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, ये मीट और वूल की जो बेचने वगैरह वाले हैं, उनकी छोटी छोटी दुकानें जिसको बोलते हैं हाट, उस जगह पे जाकर। ठीक है, ये जो लोग हैं, देखो ये रिवर है तौंस, ऐसे मान के चलो ये तौंस है। ठीक है ना, इधर से आगे गिरी, ये गिरी आ गई। ठीक है, अब ये जो लोग हो गए ना, ये इधर आएंगे ऐसे हाटी, मैं एच लिख रहा हूँ यहाँ पे, और जो इधर वाला जो एरिया होगा ये आता है जौनसार बवार, इसको जे भी लिख रहा हूँ मैं।
अब हुआ क्या कि 1967 में जब क्लेम किया गया कि शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए, तो ये वाले लोग हैं इनको तो मिल गया, लेकिन इनको नहीं मिला, तो इनकी लड़ाई तब से जारी थी। ठीक है जी। तो ये जो रिवर होगी ना, ये वाली जो रिवर मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली करके यहाँ पे बॉर्डर फॉर्म करती है ऐसे, इधर आपका उत्तराखंड आ गया, इधर आपका हिमाचल आ गया। ठीक है जी। तो ये वाली कहानी रही। तो ये लड़ाई होती होगी तो अल्टीमेटली जाकर जो है लोगों को फिर बड़ी मुश्किल करके ये जब बात होने लगी तब और दिक्कत आ गई। तो जो हाटी जो लोग हो गए, ट्रांसगिरी वाला जो मैंने आपको कहा ना, जो गिरी वाला भी मैं आप बताया था आपको ऐसे कि एक ये गिरी रिवर आ रही है, ठीक है ना, इधर से आ रही है टॉन्स रिवर, तो ये वाला ट्रांस रीजन आता है, ये आता है सिसगिरी। तो जो ट्रांस वाला जो एरिया हो गया ना, ये आपकी टॉन्स रिवर है, ये आपका यूके में आता है, ये वाला जो एरिया होगा इधर को उत्तराखंड में। ठीक है ना। तो एरिया जौनसार बवार इन उत्तराखंड वर वंस पार्ट ऑफ रॉयल, ये देखो इसी का हिस्सा था ये जो सारा ना, ये जब से सिरमौर के राजा के अंडर ही सारा एरिया आता था ये। ठीक है। तो 1815 में जाके इसको अलग कर दिया गया था। ठीक है, नदी को बॉर्डर मान लिया गया। इनकी जो ट्रेडिशनल काउंसिल है उसको बोलते हैं खुमड़ी। ठीक है। तो 2 क्लैंस इनके, 2 अलग अलग ग्रुप है। ट्रांसगिरी हो गए, जो जॉनसन बवार वाले हो गए। ठीक है, दोनों अलग अलग, ट्रांसगिरी और जॉनसन बवार वाले 2 ग्रुप्स हो गए। ठीक है। ये जो इंटर मैरिजेस वगैरह कॉमन, सब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कॉमन भी है। खैर, तो अलग अलग कहानी होगी इसमें। ठीक है, ये कुछ प्रिलिमिनरी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये खुमली वगैरह ये जो टर्म्स होगी इसको ध्यान रख लेना आप इसमें। अब देखो जो इसमें हम देखेंगे एसटी स्टेटस मिलता कैसे है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात जो रिकमेंडेशन हो गई है, स्टेट भेजेगी कि भाई इस पर्टिकुलर ग्रुप को जाकर एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए, ये है भाई इसमें। तो वो किसको भेजेंगे, अपना सारा ड्राफ्ट ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को भेजेंगे सेंटर में। ठीक है ना। तो वो जो है अब रिव्यू करेगी उसको, फिर आगे किसको भेजेगी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है ना, उसको जाके जाएगा। फिर उसके बाद जो मामला जो है फिर वो जाएगा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब में, फिर वो वहाँ से अप्रूवल आएगा। ठीक है ना, हर जगह चेक होएगा, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा ये। ठीक है ना। लिस्ट ऑफ सेंट टू द, फिर वो जो लिस्ट होगी वो दी जाएगी कैबिनेट को फाइनल डिसीजन के लिए, फिर कैबिनेट फाइनल करेगा, फिर उस पर जाके जो है प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे और डन कर देंगे। सारी चीज़ें होगी, लेकिन कोर्ट ने लगा दिया स्टे। सब चीज़ें होगी, देखो यहाँ से गुजर गए, यहाँ से गुजर गए, यहाँ से गुजर गए, यहाँ से गुजर गए, प्रेसिडेंट के साइन तक करवा दिए, लेकिन कोर्ट ने लगा दिया स्टे कि नहीं ऐसे नहीं होगा। ये क्या जैसे मैंने आपको कहा ना, जो टर्म बताई मैंने आर्बिट्रेटनेस। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि डिस्क्रिमिनेटरी है भाई ये। तो आपने ध्यान रखना है प्रिलिमिनरी के लिए कि आर्टिकल 341 और 342, ठीक है ना, 341 और 42 जो है, ठीक है ना, यहाँ पे फाइनल डिसीजन है, दे ट्रस्ट विद द प्रेसिडेंट ऑफिस इशूइंग अ नोटिफिकेशन स्पेसिफाइंग द चेंजेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई है, कोई भी चेंजेस वगैरह करने तो वो ये देखता है। ऑलराइट। और आपने हिमाचल प्रदेश में देखना कि कौन कौन सी जो ट्राइब्स हो गई है, भोट हो गई है, और ट्राइबल एरियाज कौन कौन जो ट्राइब्स है, भोट हो गया, गद्दी है, गुज्जर है, जट लांबा खांपा हो गया है, कनौरा एक ही चीज़ तो, ठीक है, लाहौला हो गया है, पांगवाल हो गया है, स्वांगल है, स्वांगला हो गया है, बेटा है, बेड़ा है, ठीक है, डोम्सगार, जोबा हो गया। ठीक है ना। तो ये हमारी छोटी छोटी ट्राइब्स हो गई है। ठीक है ना। मेनली एरियाज कौन से हो गए, ठीक है ना, ये भरमौर हो गया चंबा का, लाहौल स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया। ठीक है ना। अब हाट वाला जो हट्टी वाला जो एरिया हो गया, अब आगे क्या बनता तो इसको देखते रहना आप। ठीक है जी। नेक्स्ट है डिक्लेयर हिमाचल रेंज नेशनल डिजास्टर। अभी ये किसने बोला, कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने, जो उनके जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के, ठीक है ना, प्रतिभा सिंह जी। तो उन्होंने कहा कि भाई हिमाचल की जितनी ज़्यादा नुकसान हिमाचल में हुआ, इसको तो एक नेशनल डिजास्टर कंसिडर कर देना चाहिए। ठीक है। तो भाई क्यों करना नेशनल डिजास्टर कंसिडर, अब इसका देखते हैं कि बेसिकली है क्या चीज़ है ये। देखो जब कोई स्टेट ना, जहाँ पे सवियर नेचर की कैलेमिटी हो जाए, नुकसान इतना ज़्यादा हो जाए कि कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो उसको जो है एक फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, तो वो सेंटर से ही मांगनी पड़ती है फिर। हालांकि कोई ऐसा कोई लीगल प्रोविज़न नहीं है कि जिसमें नेशनल डिजास्टर को ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई क्लासिफिकेशन होगी। ठीक है ना। तो जब इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो फंडिंग की एनहांसमेंट हो जाएगी। ठीक है ना। तो जो फंडिंग है एनडीआरएफ से आएगी, ये तो मैंने कल भी जाके आपको डिस्कस किया था। ठीक है ना। फिर वो आगे जाके एसडीआरएफ के थ्रू सारे जाके अपने काम करवाएगा। एनडीआरएफ जो है, इसको सारा पैसा कहाँ से मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है ना। ऑलराइट। तो ये जो सारी जो एक्टिविटी, जो भी गतिविधि होगी वो कौन करेगा, देखो इसने 15th फाइनेंस कमीशन ने भी क्लियरली बोला हुआ है कि ये जो एनडीआरएमएफ हो गया, एसडीआरएमएफ हो गया, ये सारा इस चीज़ को जाकर देखेगा। जो रिस्क मैनेजमेंट फंड्स हो गए, ये दोनों ग्रुप्स इसको जाकर देखेंगे। ठीक है ना। दोनों ये जो चीज़ होगी, ये मिटिगेशन और रिस्पॉन्स पे काम यही करेंगे सिर्फ। ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारी चीज़ों को जाके देखता है, कमेटी जाके बिठाई जाएगी जो इन सब चीज़ों को जाके देखेगा, इमीडिएट रिलीफ देने के लिए जो बात करेगा,
ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो इसको पूरा मॉनिटर करेगी कि पैसा कहाँ कहाँ पे जाके लग रहा है, कैसे कैसे करके लग रहा है, ठीक है ना। और जो भी जो टेक्निकल है, जो 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 आपकी जो लॉजिकल सपोर्ट हो गई है, ठीक है ना, वो भी सारी की सारी जो है वो सेंटर से जाकर आएगी। जैसे आर्मी हो गई है, ठीक है ना, नेशनल डिजास्टर की जो NDRF की जो टीम हो गई है, ठीक है ना, जो पैसा वगैरह जो सारी जो चीज़ें आपकी वो सारी सेंटर से आएंगी। ऑल एवरीवन, तो ये था सितंबर 3 का करंट अफेयर्स। और आज का भी जो करंट अफेयर्स है मैं इसी तरह से कंपाइल करूँगा, आप इसको ऐसे ही पढ़ते रहो, और जो जो भी मैंने इसमें जाके चीज़ें पूछी उसको कमेंट में जाके दे, और इसका प्लीज़ फीडबैक देना कि आपको जो वीडियो की जो सीरीज़ है कैसी लगी। ऑलराइट।